एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, हम अपनी समस्याओं को उसी सोच के साथ हल नहीं कर सकते जिसका इस्तेमाल हमने उन्हें बनाने के लिए किया था। नमस्कार और द हिंदू में छपे एक बेहद जरूरी विषय की इस गहरी पड़ताल में आपका स्वागत है। आज तारीख है 5 दिसंबर 2025 और आज हम बात करने वाले हैं भारत के डीकार्बनाइजेशन के सफर के बारे में। मतलब हम अपनी अर्थव्यवस्था को कोयले जैसे पारंपरिक ईंधन से हटाकर स्वच्छ ऊर्जा की तरफ कैसे ले जा सकते हैं और इसमें चिली के अनुभव से हम क्या सीख सकते हैं। यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो ये एक बहुत ही हॉट टॉपिक है ना? बिल्कुल, खासकर जीएस पेपर 3 में जहां पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों के सेक्शन आते हैं। हमारे पास जो स्रोत है वे एक बड़ी दिलचस्प पहेली सामने रखते हैं। एक तरफ भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी मतलब सौर और पवन ऊर्जा में कमाल का काम किया है। 2021 से 2025 के बीच हमने अपनी क्लीन एनर्जी क्षमता को दोगुना कर दिया है जी। लेकिन दूसरी तरफ क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 13 पायदान नीचे गिरकर 23वें नंबर पर आ गया है। ये थोड़ा अजीब नहीं है? एक तरफ इतनी तरक्की, दूसरी तरफ रैंकिंग में इतनी बड़ी गिरावट। चलिए इसी गुत्थी को आज सुलझाते हैं। तो सवाल ये है कि इतनी प्रगति के बावजूद ये गिरावट क्यों? स्रोत इशारा करता है कि इसका सबसे बड़ा कारण है कोयले पर हमारी लगातार बढ़ती निर्भरता। बिल्कुल, इसे कोयले की दुविधा या कोल डिलेमा कहना गलत नहीं होगा। देखिए, कोयला हमारे लिए एक दो धारी तलवार जैसा है। एक तरफ ये सस्ता है, देश के हर कोने में बिजली पहुंचाता है और लाखों लोगों को रोजगार भी देता है। हाँ बिल्कुल, खासकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में तो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था इसी पर टिकी है। लेकिन दूसरी तरफ यही कोयला ग्लोबल वार्मिंग और जानलेवा वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। स्रोत में इसे एक नो रिग्रेट्स पॉलिसी अपनाने का सुझाव दिया गया है। नो रिग्रेट्स पॉलिसी, ये सुनने में दिलचस्प है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऐसा कदम उठाना जिसका हमें भविष्य में कोई अफसोस न हो। इसे नो रिग्रेट्स पॉलिसी इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर हम आज कोयला बंद करने की दिशा में ठोस कदम उठाते हैं तो हम सिर्फ क्लाइमेट चेंज के सबसे बुरे असर से ही नहीं बचेंगे, बल्कि हमें तुरंत फायदे भी मिलेंगे, जैसे साफ हवा, लोगों की सेहत में सुधार, पानी की बचत और एक पूरी नई ग्रीन इकोनॉमी का विकास। तो इसमें अफसोस करने जैसा कुछ है ही नहीं, सिर्फ फायदे ही फायदे हैं। जबकि कोयले पर चलते रहने का मतलब है भविष्य में पछताना। सही कहा। चलिए इस दुविधा को और गहराई से समझते हैं, आंकड़ों पर नजर डालते हैं ताकि पता चले कि ये चुनौती कितनी बड़ी है। स्रोत कहता है कि भारत की कुल एनर्जी खपत का आधे से ज्यादा हिस्सा आज भी कोयले से आता है। ये तो बहुत ही ज्यादा है। और जब बात सिर्फ बिजली बनाने की आती है तो ये आंकड़ा और भी चौंकाने वाला है। 2024 में भारत की 75% बिजली कोयले से बनी थी। अब यहां एक और पेंच है। कागज पर हमारी रिन्यूएबल एनर्जी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी यानी स्थापित क्षमता कुल क्षमता का लगभग आधा हिस्सा है, जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन असल में जो बिजली बनकर हमारे घरों तक पहुंच रही है यानी एक्चुअल जनरेशन, उसमें इसका हिस्सा सिर्फ 5वां है। अच्छा, इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाइए। मतलब हमारे पास सोलर और विंड प्लांट तो बहुत है, लेकिन उनसे उतनी बिजली नहीं बन पा रही जितनी हमारी जरूरत है। बिल्कुल, इसे ऐसे समझिए कि आपके पास एक बहुत बड़ी और शानदार किचन है जिसमें 10 चूल्हे हैं, लेकिन आप खाना सिर्फ 2 चूल्हों पर ही बना रहे हैं। तो किचन की क्षमता तो बहुत है, लेकिन असल उत्पादन कम है। हमारे रिन्यूएबल प्लांट्स के साथ भी यही हो रहा है। सूरज हमेशा नहीं चमकता, हवा हमेशा नहीं चलती, इसलिए प्लांट 24 घंटे बिजली नहीं बना पाते, जबकि कोयला प्लांट दिन रात चल सकते हैं। यही वो क्षमता और वास्तविक उत्पादन का अंतर है। और यहाँ एक और हैरान करने वाली बात है, हम एक तरफ तो सोलर पार्क बना रहे हैं और दूसरी तरफ घरेलू कोयले का उत्पादन भी बढ़ा रहे हैं, नई खदानों को मंजूरी दे रहे हैं। ये तो ऐसा हुआ कि हम एक ही समय में रेस में आगे भी दौड़ रहे हैं और पीछे भी। मुझे लगता है कि ये विरोधाभास ही हमारी रैंकिंग में गिरावट का मुख्य कारण है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स सिर्फ ये नहीं देखता कि आपने कितने सोलर पैनल लगाए हैं, वो ये भी देखता है कि आप जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल को हटाने के लिए कितने गंभीर हैं। और जब तक हम नए कोयला खदानों को मंजूरी देते रहेंगे और उत्पादन बढ़ाते रहेंगे, तो दुनिया को यही संदेश जाएगा कि हम इस बदलाव को लेके पूरी तरह से गंभीर नहीं हैं। हमारी नीतियां वो विरोधाभासी नजर आती हैं। ये तो वाकई एक दुविधा है, एक तरफ विकास की जरूरत और दूसरी तरफ पर्यावरण। लेकिन क्या कोई देश इस दुविधा से बाहर निकल पाया है?
सुना है चिली ने इस मामले में कुछ कमाल का काम किया है। स्रोत उन्हें एक मॉडल की तरह पेश करता है। हाँ, और चिली की कहानी इसलिए फैसिनेट करती है क्योंकि उन्होंने ये बदलाव बहुत तेजी से किया। जरा सोचिए, 2016 में चिली की 43.6% बिजली कोयले से बनती थी। 2024 तक सिर्फ 8 सालों में ये आंकड़ा घटकर 17.5% रह गया है। आज उनकी 60% से ज्यादा बिजली रिन्यूएबल स्रोतों, खासकर सोलर और विंड एनर्जी से आती है। सिर्फ 8 साल में? ये तो अविश्वसनीय है। मतलब एक बच्चे के स्कूल शुरू करने से लेकर मिडिल स्कूल पहुंचने तक उन्होंने अपना पूरा एनर्जी सिस्टम बदल दिया। हमारे यहाँ तो कई बार एक हाईवे या फ्लाईओवर बनने में इससे ज्यादा वक्त लग जाता है। तो ये हुआ कैसे? क्या ये अपने आप हो गया या सरकार ने कोई जादू की छड़ी घुमाई? ये जादू से नहीं, बल्कि बहुत सोची समझी और निर्णायक सरकारी नीतियों से हुआ। स्रोत 4 बड़े कदमों पर रोशनी डालता है। पहला, 2014 में उन्होंने कार्बन उत्सर्जन पर $5 प्रति टन का टैक्स लगा दिया। यह इंडस्ट्री को एक साफ संकेत था कि अगर प्रदूषण फैलाओगे तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कार्बन टैक्स लगाना सुनने में तो आसान लगता है, पर भारत में तो इस पर हमेशा विवाद होता है। चिली ने इसे राजनीतिक रूप से कैसे मैनेज किया? क्या वहां की इंडस्ट्री ने इसका विरोध नहीं किया? विरोध तो हुआ, लेकिन सरकार ने इसे एक बड़े विजन के हिस्से के तौर पर पेश किया। उन्होंने इसे सिर्फ एक टैक्स नहीं, बल्कि भविष्य में निवेश के रूप में दिखाया। और फिर उन्होंने दूसरा कदम उठाया, जिसने इस टैक्स को और असरदार बना दिया। उन्होंने कोयला प्लांट्स के लिए प्रदूषण के नियम बहुत सख्त कर दिए। इससे पुराने प्लांट्स को चलाना और नए प्लांट्स को बनाना दोनों ही करीब 30% तक महंगा हो गया। अच्छा, तो उन्होंने कोयले से बिजली बनाने को आर्थिक रूप से घाटे का सौदा बना दिया। एक तरफ टैक्स लगाया, दूसरी तरफ नियम कड़े कर दिए। इससे तो कंपनियां खुद ही दूसरे विकल्प तलाशने लगी होंगी। एग्जैक्टली। और यहीं पर उनका तीसरा कदम काम आया। उन्होंने पवन और सौर ऊर्जा के लिए बहुत ही कॉम्पिटिटिव नीलामियों का आयोजन किया। इससे कंपनियों में सबसे कम दाम पर स्वच्छ बिजली देने की होड़ मच गई। नतीजा ये हुआ कि चिली में रिन्यूएबल एनर्जी की कीमतें दुनिया में सबसे तेजी से गिरीं और ये कोयले से भी सस्ती हो गईं। और चौथा कदम? चौथा और सबसे जरूरी कदम था एक साफ लक्ष्य और उसे पाने का रास्ता। उन्होंने ऐलान कर दिया कि 2040 तक देश के सारे कोयला प्लांट बंद कर दिए जाएंगे। ये एक डेडलाइन थी। साथ ही उन्होंने ग्रिड को स्थिर करने के लिए एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, मतलब बिजली को स्टोर करने वाली बड़ी बड़ी बैटरियों जैसी टेक्नोलॉजी में भारी निवेश किया, ताकि जब धूप ना हो या हवा ना चले तब भी बिजली की सप्लाई बनी रहे। चिली की कहानी वाकई उम्मीद जगाती है, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या भारत चिली के मॉडल को सीधे सीधे कॉपी पेस्ट कर सकता है? चिली की आबादी करीब 2 करोड़ है और हमारी 140 करोड़ से ज्यादा। हमारा पूरा सिस्टम, हमारी अर्थव्यवस्था का स्केल ही बिल्कुल अलग है। ये बहुत ही जरूरी सवाल है और स्रोत इस बारे में बिल्कुल साफ हैं कि सीधी तुलना करना ठीक नहीं होगा। चिली की कोयले पर निर्भरता भारत से बहुत कम थी। उनके पास बंद करने के लिए कम प्लांट थे और नॉट लीक होने वाले मजदूर भी कम थे। दूसरा बड़ा फर्क यह है कि चिली का राजनीतिक माहौल मार्केट रिफॉर्म्स के लिए ज्यादा खुला था, क्योंकि वहां कई बड़े सेक्टर्स पहले से ही प्राइवेटाइज हो चुके थे। और हमारे यहाँ तो कोयला सिर्फ बिजली नहीं है, ये पूरी की पूरी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है। झारखंड, छत्तीसगढ़ के कई जिलों में तो लोगों की सुबह खदान से शुरू होती है और रात पावर प्लांट की रोशनी में खत्म होती है। बिल्कुल, भारत के लिए ये चुनौती कहीं ज्यादा जटिल और गहरी है। जैसा आपने कहा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के कई जिले पूरी तरह से कोयला अर्थव्यवस्था पर टिके हैं। खदान, ट्रांसपोर्ट, पावर प्लांट और इनसे जुड़े छोटे मोटे अनगिनत काम। वहां अगर आप अचानक प्लांट बंद कर देंगे तो गंभीर सामाजिक संकट पैदा हो जाएगा। लाखों लोगों की नौकरियां और उनकी रोजी रोटी सीधे तौर पर दांव पर लग जाएगी। तो फिर जस्ट ट्रांजिशन या न्याय संगत परिवर्तन, जिसकी बात आजकल बहुत हो रही है, उसका असली मतलब क्या है? जमीन पर यह कैसा दिखेगा? क्या इसका मतलब सिर्फ मजदूरों को मुआवजा देकर घर भेज देना है या कुछ और? ये बहुत अच्छा सवाल है। जस्ट ट्रांजिशन का मतलब सिर्फ मुआवजा देना नहीं है। इसका मतलब है एक पूरी नई अर्थव्यवस्था और समाज का निर्माण करना। इसका मतलब है कि कोयला खदान में काम करने वाले मजदूर को सोलर पैनल लगाने या बैटरी बनाने की ट्रेनिंग देना। इसका मतलब है उन कोयला क्षेत्रों में नई ग्रीन इंडस्ट्री लगाना, ताकि लोगों को अपने घर के पास ही नए रोजगार मिलें। इसका मतलब है उस पूरे समुदाय को इस बदलाव की प्लानिंग में शामिल करना, उनसे पूछना कि वे अपने भविष्य को कैसा देखते हैं।
ये एक सामाजिक बदलाव है, सिर्फ एक आर्थिक बदलाव नहीं। तो इन सब चुनौतियों को देखते हुए भारत के लिए प्रैक्टिकल रास्ता क्या हो सकता है? स्रोत डीकार्बनाइजेशन के लिए एक ठोस प्लान का सुझाव देता है, जो सिर्फ कोयला बंद करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक पूरी नई व्यवस्था बनाने के बारे में है। सही कहा। स्रोत 3 पिलर्स पर आधारित एक रणनीति का प्रस्ताव करता है। पहला पिलर है तकनीकी बदलाव। इसमें सबसे पहले तो जो सबसे पुराने और सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले कोयला प्लांट हैं, उन्हें एक तय प्लान के तहत रिटायर करना होगा। साथ ही नए कोयला प्लांट्स को दी गई मंजूरियों को रद्द करना होगा और सबसे जरूरी, रिन्यूएबल एनर्जी की जो कमियां हैं, जैसे उनका 24 घंटे उपलब्ध ना होना, उसे एनर्जी स्टोरेज और बेहतर ग्रिड मैनेजमेंट से दूर करना होगा। इसी में ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री और घरों का विद्युतीकरण भी शामिल है, ताकि बिजली की मांग बढ़े और उसे हम साफ स्रोतों से पूरा कर सकें। तो पहला पिलर हुआ टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना और रिन्यूएबल्स को भरोसेमंद बनाना। दूसरा पिलर क्या है? दूसरा पिलर है बाजार और नियामक सुधार, यानी मार्केट एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म्स। हमें ऐसे नियम और पॉलिसी बनानी होंगी जो कोयले को हतोत्साहित करें और क्लीन एनर्जी को बढ़ावा दें। इसमें कार्बन प्राइसिंग, जैसा चिली ने किया, एक विकल्प हो सकता है। कोयले पर मिलने वाली सब्सिडी को धीरे धीरे खत्म करना एक और बड़ा कदम होगा। हमारे देश में आज भी कोयले को कई तरह की सीधी और छिपी हुई सब्सिडी मिलती है। साथ ही बिजली खरीद के जो समझौते होते हैं, यानी पावर परचेज अग्रीमेंट्स, उन्हें ऐसा बनाना होगा कि वे रिन्यूएबल एनर्जी को प्राथमिकता दें। और तीसरा, जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, सामाजिक सुरक्षा का पिलर। हाँ, ये तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पिलर है। ये सीधे तौर पर जस्ट ट्रांजिशन से जुड़ा है। चिली के अनुभव से सीखते हुए हमें कोयला सेक्टर में काम करने वाले मजदूरों और उनके समुदायों के लिए एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम बनाना होगा। इसमें उन्हें नए स्किल सिखाना, रिस्किलिंग और रोजगार के नए अवसर देना शामिल है। स्रोत एक समर्पित ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन इंडिया फंड बनाने के विचार का भी जिक्र करता है, जिसका प्रस्ताव एक अंतर मंत्रालयी समिति ने दिया था। अच्छा। इस फंड का खास मकसद उन लोगों और इलाकों की मदद करना होगा जो इस बदलाव से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। और अब सबसे बड़ा सवाल, $1 मिलियन क्वेश्चन नहीं, बल्कि $1 बिलियन क्वेश्चन। इस पूरे बदलाव के लिए पैसा कहाँ से आएगा? ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, नई टेक्नोलॉजी, मार्केट रिफॉर्म, सोशल सिक्योरिटी, लेकिन इन सब के लिए तो भारी भरकम निवेश की जरूरत होगी। पैसा एक बहुत बड़ी चुनौती है। स्रोत इसके लिए एक ब्लेंडेड मॉडल का सुझाव देता है, जिसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह का पैसा लगे। सरकारी पैसा मुख्य रूप से उन कामों में लगना चाहिए जहां प्राइवेट सेक्टर निवेश नहीं करना चाहता, जैसे मजदूरों की रीस्किलिंग, सामुदायिक विकास और रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और प्राइवेट पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में? हाँ, जबकि प्राइवेट पैसा देश और विदेश से स्वच्छ ऊर्जा के इंफ्रास्ट्रक्चर में आना चाहिए, जैसे सोलर फार्म्स, विंड टर्बाइन और बैटरी स्टोरेज प्लांट लगाने में। और क्या स्थानीय स्तर पर जो फंड उपलब्ध है, उनका कोई रोल हो सकता है? हाँ, और ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव है। स्रोत में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (DMF) के फंड का इस्तेमाल करने की बात कही गई है। ये पैसा कानूनन खनन से प्रभावित जिलों के विकास के लिए ही जमा होता है। तो क्यों ना इस पैसे का इस्तेमाल कोयला निर्भर जिलों में नई इंडस्ट्री और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किया जाए, ताकि वहां कोयले के अलावा रोजगार के नए और स्थायी अवसर पैदा हो सकें। ये उस पैसे का सबसे अच्छा इस्तेमाल होगा। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार क्या निकलता है? मेरे लिए तो सबसे बड़ी सीख ये है कि भारत सिर्फ सोलर पैनल लगाकर अपने जलवायु लक्ष्य हासिल नहीं कर सकता। हमें कोयले से बाहर निकलने का एक साफ सुथरा, ईमानदार और न्यायसंगत रोडमैप बनाना ही होगा। चिली का मॉडल हमें रास्ता दिखाता है कि यह मुमकिन है, लेकिन हमें उसे अपने देश की ज़मीनी हकीकत के हिसाब से ढालना होगा। यह सिर्फ एक पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह भारत के आर्थिक और सामाजिक भविष्य को बदलने का एक बहुत बड़ा मौका भी है। इसमें टेक्नोलॉजी, बाजार और समाज तीनों को एक साथ लेकर चलना होगा। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर और सोचा जा सकता है, खासकर UPSC की तैयारी करने वालों के लिए। स्रोत एक कोयला निकास रोडमैप बनाने की बात करता है, जिसमें टाइमलाइन और फाइनेंसिंग सब कुछ साफ हो। अब सोचिए, भारत की संघीय व्यवस्था में जहां ऊर्जा एक समवर्ती विषय है, यानी केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बना सकते हैं, इस तरह के रोडमैप को बनाने और उस पर टिके रहने में सबसे बड़ी गैर वित्तीय यानी नॉन फाइनेंशियल बाधा क्या हो सकती है? क्या ये राज्यों और केंद्र के बीच राजनीतिक सहमति की कमी होगी, या फिर स्थानीय स्तर पर मजदूर यूनियनों और समुदायों का सामाजिक और आर्थिक दबाव? एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल।
इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर ये चर्चा आपको ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया लाइक करें और ऐसी ही गहरी पड़ताल के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार तक सीखते रहें,